अ वेरी गुड मॉर्निंग टू क्लास 12th। सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 12th से 11th से 12th में आ गए हैं। कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन देन ऑल्सो जो नहीं पढ़े हैं वो आ गए, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। 11th में जो भी आपने पढ़ा है उसका और बेटर वे में यूज करना अब हम लोग 12th में सीखेंगे, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम हर्षित शुक्ला है। मैं आप लोग की यहां पे फिजिक्स की क्लास लूंगा, ठीक है। अब देखिए, क्लास लेने के पहले थोड़ा हमको क्या पढ़ना है इसके बारे में जान लिया जाए। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, किस प्रकार होने वाला है। तो चलिए हम लोग एक बार शुरू करते हैं कि यहाँ पे हमारी क्या क्लास होने वाली है या हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो फिजिक्स में क्लास 12th में आप सभी लोग जानते हैं कि दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। जो हमारा पार्ट 1 है वो लगभग पूरा का पूरा जो है वो विद्युत पे आधारित है, या कह सकते हैं विद्युत आवेश पर आधारित है। कभी होगा क्या कि विद्युत आवेश चलेगा और कभी होगा क्या विद्युत आवेश रुक जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब विद्युत आवेश रुका रहेगा तो इस इकाई को हम बोलेंगे स्थिर विद्युतिकी। ये हमारा पहला इकाई है या पहला अध्याय है, जो कि कितने नंबर का आएगा? ये टोटल आएगा 8 नंबर का। इसमें 2 चैप्टर्स हैं। पहला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। और ये दोनों को मिला के टोटली हमारे बोर्ड एग्जाम में हमें 8 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। कितने नंबर का? टोटली 8 नंबर का। थोड़ा सा कैमरा एडजस्टमेंट में गड़बड़ है, अकेले बनाना पड़ता है, क्या किया जाए। कोरोना है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए ये चीज क्लियर है। तो आज मेनली हमको पढ़ना क्या है? हमको मेनली पढ़ना है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। स्थिर विद्युतिकी क्यों कहते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जल्दी से कर लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस इतना समझते हैं कि इसको स्थिर विद्युतिकी क्यों कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पे मेनली हम बात करेंगे आवेश की। आवेश जब रुका होगा, आवेश कैसा होगा? आवेश जब रुका होगा तो ये जो पोर्शन होगा इसी को हम बोलते हैं स्थिर विद्युतिकी। अब जल्दी से हम हेडिंग डालेंगे, कॉपी पेन उठा लीजिए, चीजें नोट करते चलिए। देखिए, क्लास 11th में भी आपने यही किया है, कोई बड़ा काम नहीं किया है, सेम चीज आपने रिपीट किया है, वही अभी फिर से करना है। हमको करना क्या है? जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसको नोट करते चलिए, अपने हिसाब से नोट्स बनाते चलिए। तो पहला चैप्टर है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि हमें यहां पे पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है, सबसे पहले हमें किसके बारे में बताना होगा, या सबसे पहले हमें किसके बारे में बात करेंगे? तो हम बात करेंगे सबसे पहले आवेश की। हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा आवेश, ठीक है। अब
जब हम बात करेंगे वैद्युत आवेश की, या इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक चार्ज, हम जब बात करेंगे विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो ये क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए, अब इसके लिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हम हिस्ट्री समझ लेते हैं। फिलहाल ये जरूरी नहीं है, आपके सिलेबस से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, बट ये खोज कहां से हुई, विद्युत आवेश का कॉन्सेप्ट कहां से आया। देखिए, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट मतलब वो हुआ कैसे। जैसे न्यूटन जी के ऊपर के सामने, ऊपर नहीं सॉरी गलती हो गया, न्यूटन जी चले जाएंगे, या वो न्यूटन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, सॉरी गलती हो गया, कॉन्सेप्ट ही पूरा गड़बड़ हो गया। मान लीजिए कॉन्सेप्ट कहां से आया, चीजें कैसे हुई, उसकी बात। तो देखिए यहां अगर हम इसके बारे में बात करें तो 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व, थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे। कौन? थेल्स नाम के। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एम्बर नामक पदार्थ, एम्बर एक पदार्थ होता है, उसके रॉड को ऊन के वस्त्र पे घिसा। क्या किया? आपस में दो के दोनों को घिसा, और जब इन्होंने एम्बर को ऊन के वस्त्र पे घिसा तो इन्होंने ये पाया कि ये जो एम्बर का रॉड है ये अपनी तरफ कुछ छोटे छोटे, बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है? हल्का सा आकर्षण फील हुआ, जैसे चुंबक करता है, चुंबक के पास अगर कोई चीज लगी आकर्षित करता है, सेम एज इट इज यहां पे भी इन्होंने इस प्रभाव को पाया। इन्होंने इसको, अपने दार्शनिक थे तो इन्होंने लिखा, बट इनकी खोज काफी वक्त तक कोई नहीं छुआ। फिर उसके बाद महारानी एलिजाबेथ के जो डॉक्टर थे उन्होंने इस पर खोज किया। उन्होंने अपनी बुक डी मैग्नेटी में इस प्रभाव को नाम दिया इलेक्ट्रा। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रा। देखिए अब आप देखिए थोड़ा सा मिलता जुलता वर्ड आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रा, आया कि नहीं आया? तो इन्होंने भी कुछ सेम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एम्बर और ऊन के वस्त्र को बस रगड़ा था, इन्होंने काफी अलग अलग चीजों को, रबड़ की चीजों को घिसा और भी कई चीजों को आपस में रब करके इन्होंने पाया कि हाँ, जो इन्होंने बोला था उस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये पहले के कॉन्सेप्ट थे। इन्होंने काफी कुछ किया, धीमे 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 यही चीजें होती गई और फाइनली हमें एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब देखिए ये सब तो पुराने कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पुराना, हमको हिस्ट्री के बारे में यहां पे कोई जानकारी नहीं चाहिए तो हम पुराने कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे कि ऐसा क्यों होता है। आवेश क्या होता है आप जानते ही हैं, लेकिन इसको एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। आवेश मतलब किसी भी पदार्थ का वह मूल कण जिसके कारण वह विद्युत धनात्मक या ऋणात्मक होता है। विद्युत धनात्मक भी हो सकता है और विद्युत ऋणात्मक भी हो सकता है, उसी को हम विद्युत आवेश बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसी चीज को अपने आधुनिक सिद्धांत के अनुसार समझें, क्योंकि आप सभी लोग केमिस्ट्री पढ़े हो, केमिस्ट्री में आप भी जानते हैं कि जो हमारे परमाणु होते हैं उनके अंदर टोटल कितने मूल कण होते हैं, कितने मूल कण पाए जाते हैं, तो टोटल बेटा उसमें 3 तरह के मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब चीजें लिखवा नहीं रहा हूं, ये आप जानते हो बेटा कि यहां पे बीचों बीच में न्यूट्रॉन, यहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में घूमता रहता है, ये चीज आपको पता ही है। अब एक चीज आप हमेशा से जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ऊर्जा दिया जाए चाहे ऊर्जा लिया जाए, अब देखिए ऊर्जा इनके पास नहीं जाएगा, ऊर्जा किसको दिया जाएगा? इलेक्ट्रॉन को। अगर इसको ऊर्जा दिया गया तो ये अपनी ऊर्जा कोश को बदल लेगा या इसको छोड़ के बाहर चला आएगा, ऊर्जा लिया जाए तो ये अपने कोश में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, कोई भी अगर हम पदार्थ की बात करें वो धनात्मक या ऋणात्मक क्यों होता है? अगर उसको अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे मान लीजिए यहां पे कॉन्सेप्ट लेते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो हमेशा कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान हमेशा
सेम होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी प्रोटॉन अपने नाभिक को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, कभी भी न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश है भी नहीं, वैसे भी न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं है, तो उसके आने या जाने से कोई फर्क पड़ेगा? बोलिए, कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के आने जाने से, देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश है। अगर मान लीजिए, इसमें थोड़ी देर के लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं, यहां पे पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे और यहां पे पहले 10 प्रोटॉन थे, क्योंकि आप भी जानते हैं जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, और ये प्लस ये माइनस ये प्लस, दो का दोनों आवेशहीन हो गए। ठीक है, तो जब ऐसा कॉन्सेप्ट होगा बेटा, आप भी जानते हो कि ये उदासीन हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको हमने ऊर्जा दे दी, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर चला गया, तो अब कितने बचे? 9 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन बचे? 10 प्रोटॉन। बोलो अब यहां पे क्या हो गया? आप थोड़ा सोच के बताइए कि 9 इलेक्ट्रॉन का प्रभाव 9 प्रोटॉन ने खत्म कर दिया, लेकिन एक प्रोटॉन तो अभी शेष बच गया। कितना प्रोटॉन? एक प्रोटॉन। और देखिए ये जो पदार्थ रहा होगा, इस पे कौन सा आवेश आ गया? इसके ऊपर धनात्मक आवेश आ गया। बोलो, चीज क्लियर है? अब हम इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं, सेम पदार्थ लेते हैं, समझने के लिए है बेटा, प्रैक्टिकली मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, बस समझने के लिए, इट्स जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे 10 प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इसको बेटा कहीं बाहर से मिल गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? पहले 10 थे, 11 हो गया। और प्रोटॉन के, भाई प्रोटॉन तो जितने हैं अंदर नाभिक में बीचों बीच बंद है। ध्यान दीजिए, चाहे कोई भी घटना हो जाए, चाहे रसायन विज्ञान में, चाहे भौतिक विज्ञान में, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, केवल और केवल अगर हम बात करें तो हमारे हिसाब से न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन, यही ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में भी कुछ अंतर आ सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार आता ही है, बट आ सकता है। बाकी जितनी भी घटनाएं होती हैं हमारे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, जितने भी आप लोग अभी रिएक्शंस पढ़ेंगे, क्लास 12th में आ गए हैं तो काफी केमिस्ट्री के रिएक्शंस रहेंगे, आपको पढ़ने रहेंगे, और बहुत सी चीजें रहेंगी, यहां पे भी रहेंगी। तो वो सब किसके कारण होती हैं? केवल और केवल एक पिद्दी से, बहुत कम द्रव्यमान वाले एक पिद्दी से कण के कारण, जिसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात? तो यही इलेक्ट्रॉन हम लोग के जीवन में इतना कुछ किया है। आप लोग तो अभी तक सोच रहे थे बस वो जो सेब गिरा है उस सेब के कारण हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन, सेब से भी बड़ा खतरनाक चीज ये है। अभी तक हम लोग सोचते थे कि भाई ये सेब गिर गया, पूरा पेड़ ही गिर जाता, बात ही खत्म हो जाती। चलिए, तो ये चीज बात आई समझ में? तो क्या हुआ यहां पे? 10 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन के आवेश को खत्म किया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया, और एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो इस पे कौन सा आवेश? निगेटिव आवेश। इस पे कौन सा आवेश? पॉजिटिव आवेश। अब थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, बस थोड़ी देर के लिए। ये चीज तो आप लोग बहुत दिन पहले से जानते हैं, क्लास 10th में भी कुछ जगह आया होगा, क्लास 9th में भी पढ़ाया गया, क्लास 8 में पढ़ाएगा, और नहीं पढ़े तो अब जान लीजिए कि हमेशा ऋणात्मक और धनात्मक आवेश, या दूसरे शब्दों में आप इसको बोलिए कि हमेशा विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लिख लीजिएगा कहीं, विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं और समान आवेश प्रति कर्षित करते हैं। मतलब विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मतलब यहां पे कॉन्सेप्ट, एक चीज आपको इतनी देर में समझ में जरूर आ गया होगा कि जो भी कोई भी चीज, चाहे
कोई भी चीज की अगर हम बात करें तो उसमें चाहे धनात्मक आए या ऋणात्मक आवेश आए, वो किसके कारण आ रहा है? वो आवेश किसके कारण आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के कारण। मतलब यहां पे जो हम बात कर रहे हैं विद्युत आवेश की, वो किसके कारण कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के कारण। बोलो क्लियर हो गया? बोलो इतना चीज आप लोग को क्लियर हो गया? अब जल्दी से हम लोग विद्युत आवेश का परिभाषा लिख लें। लिखे विद्युत आवेश पदार्थ का वह आंतरिक गुण होता है, वह आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वह विभिन्न आवेश वाली वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित तथा समान आवेश वाली वस्तुओं को प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो आवेश के बारे में आपने लिख लिया। आवेश मेनली किसके पीछे होता है? तो आवेश जो होता है मेनली जो होता है वो होता है किसके कारण? वो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो देखिए आज हमारा क्लास यहीं पे छोटा सा क्लास, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, हम भी थोड़ा प्रिपेयर हो रहे थे, देख रहे थे कैमरा अभी भी सेट नहीं हो पा रहा है सही से, मच्छर भी घूम रहे हैं काफी, गर्मी भी काफी है। तो आज जितना पढ़े हैं नीचे कमेंट कर दीजिएगा, समझ में आया कि नहीं आया, क्या दिक्कत आ रही है, वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है, कैमरे क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर जो बनाया जाएगा, क्योंकि होप सो नेक्स्ट डे पे ही आएगा, छोटे लेक्चर अभी दे रहे हैं क्योंकि अगला हम लोग क्वांटीकरण बनाएंगे, इसी का दूसरा पार्ट बनाएंगे, क्योंकि अभी मेन टॉपिक ये पूरा खत्म नहीं हुआ अभी। आज तो बस पूरा हमको तो लग रहा है 10-15 मिनट बीत गया है, बट आज हम लोग बस इंट्रोडक्शन करते ही करते चले गए। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर बहुत मजा आएगा, अभी आगे प्रूविंग है, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स हैं, और होप सो कि हर तरह के डेरिवेशंस में कंप्लीट करवाऊंगा। तो इसीलिए थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा चीजें समझने की कोशिश करें। जो चीज नहीं समझ में आए कमेंट करिए, बताइए कि क्या नहीं समझ में आया, तो उससे रिलेटेड भी वीडियोस बनेंगे। नोट्स बनाते जरूर चलिए, जो भी मैंने बोला है उसको सुनिए। हो सकता है कि एक बार में आपको नहीं समझ में आया तो उसको 2 बार में 3 बार में कोशिश करिए कि उसको शॉर्ट आउट करके लिख लीजिए, और जैसे ही वो चीज कंप्लीट हो जाए आगे बढ़ते जाइए। तो जल्दी हमारा अगला वीडियो भी आएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।